बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। यहां नॉर्थ दिनाजपुर में पुलिस ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। नाबालिग लड़की की हत्या के बाद ग्रामीणों ने यहां हंगामा किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नॉर्थ दिनाजपुर से आ रही है पश्चिम बंगाल के। ग्रामीणों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है और इसके बाद जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने किस तरीके से भीड़ पर काबू पाया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोरदार हंगामा यहाँ पर हुआ है क्योंकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई, वो भी रेप के बाद। रविशंकर दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रविशंकर दत्ता, इस वक्त हालात किस तरीके के हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो गई थी। देखिए, कालेगंज साहेबगंज में जो हुआ है उससे ये साफ पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की दिनाजपुर में जो लड़की की बलात्कार और उसके बाद हत्या हुआ है, लोगों में वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। आज वहां पे बीजेपी का राज्य अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और देवश्री चौधरी जो कि सेंट्रल मिनिस्टर है, वो वहां पे गए थे, लेकिन वो वहां से निकल जाने के बाद ही जो आम वहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो पुलिस के ऊपर भड़क गए और पुलिस के साथ उनका झड़प भी हुआ। कहीं गाड़ी को आग लगाया गया, कई दुकानों का आग लगाया गया और उसका बाद जो हुआ पुलिस को वहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा है। आंसू के गोले भी छोड़े गए हैं और अभी फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल लाने की कोशिश किया जा रहा है। ये घटना 2 दिन पहले का है। कल रात को भी वहाँ पे झड़प हुई थी, आज भी वहाँ पे झड़प हुई है। अब लोगों का जो मांग है कि पुलिस जो दोषी है उनको गिरफ्तार किए हैं, लेकिन पूरा इसका जो घटना हुई है इसके ऊपर राजनीति ना हो और सबसे बड़ी बात है जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए, ये उनकी मांग है। बहुत शुक्रिया रवि, आप नजर बना रखें, आगे भी आपसे अपडेट के लिए रुख करेंगे आपका। तो एक बड़ी खबर आ रही है अतीक हत्याकांड पर। अलकायदा की धमकी सामने आई है। चिट्ठी में अलकायदा अतीक का बदला लेंगे ये लिखा हुआ है। अलकायदा ने अतीक अशरफ को शहीद लिखा है। चिट्ठी में अलकायदा हम जिहाद के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, इस बात का जिक्र किया गया है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर अब आतंकी संगठन अलकायदा की गिरदड़ भभकी सामने आई है। आतंकी ओसामा बिन लादेन के बाद वजूद की लड़ाई लड़ रहे कुख्यात आतंकी संगठन ने ईद पर 7 पन्नों की मैगजीन को जारी किया, जिसमें माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या का जिक्र है। अलकायदा की चिट्ठी में जहरीली बयानबाजी की गई है। आतंकी चिट्ठी में लिखा गया है कि नरसंहार का बदला लेंगे, मुस्लिमों को आजाद करवाएंगे। अतीक अहमद शहीद हैं। बिहार कश्मीर में टारगेट पर मुसलमान हैं। यूपी में टीवी पर लाइव हत्या दिखाई गई। जाहिर है आतंकी चिट्ठी में अतीक के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई है। अलकायदा की इस धमकी के बाद से जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अलकायदा की इस चिट्ठी के बाद अतीक के आतंकी कनेक्शन की बात पुख्ता साबित होती जा रही है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों की जांच में माफिया ब्रदर्स के पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आई थी और आतंकी संगठनों से हथियार खरीदी का भी खुलासा हुआ था, जिसका जिक्र अतीक की रिमांड कॉपी में भी किया गया था। एसआईटी ने होटल से बरामद किए शूटर्स की 2 मोबाइल, ये भी बड़ा अपडेट मिल रहा है। दोनों मोबाइल फोन में नहीं थे सिम कार्ड। मोबाइल की कराई जाएगी फोरेंसिक जांच। कॉलिंग के लिए ऐप का इस्तेमाल करते थे तीनों ही शूटर्स। माफिया अतीक हत्याकांड के तीनों हमलावरों के साथ एसआईटी हर उस जगह पर जा रही है जहां हत्याकांड से जुड़े सुराग हो सकते हैं। उसी कड़ी में एसआईटी ने तीनों आरोपियों की निशानदेही पर 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक होटल से मोबाइल बरामद होने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक जो मोबाइल बरामद हुआ है उसमें सिम नहीं है, यानी हमलावरों ने हत्याकांड से पहले ही मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिए। अब पुलिस बरामद दोनों मोबाइल की जांच कर रही है। दोनों मोबाइल की फॉरेंसिक जांच भी कराने की बात कही जा रही है। साथ ही मोबाइल की डेटा रिकवरी की भी कोशिश की जा रही है, जिससे एसआईटी जांच में आसानी हो सके। एसआईटी के मुताबिक तीनों शूटर्स प्रयागराज में रेलवे स्टेशन और खुलदाबाद थाने के बीच मौजूद एक होटल में ठहरे थे। हत्या के बाद तीनों शूटरों को होटल पहुंचकर अपना सामान लेकर फरार हो जाना था। पूछताछ में ये भी पता चला है कि तीनों शूटर्स ई रिक्शा से अतीक अशरफ की रेकी के लिए जाते थे। अब एसआईटी आरोपियों से मिले फोन नंबर की सीडीआर निकालकर उनके आपस में बातचीत का डाटा तैयार कर रही है। खबर इस बीच ये भी मिल रही है कि प्रयागराज में जिस होटल में रुके थे शूटर्स, वहां पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष और स्टेशन के पास होटल के कमरा नंबर 203 में ये शूटर्स रुके थे। 13 अप्रैल की रात कमरा लिया गया था। 2 दिन तक रेकी की गई। शक न हो इसलिए रेकी के लिए अलग अलग निकलते थे शूटर्स और हत्या के बाद कमरे से सामान लेकर भागने की प्लानिंग थी।
प्रयागराज का होटल स्टे इन का कमरा नंबर 203, यहाँ पर आकर के अतीक और उसके भाई अशरफ के जो तीनों कातिल थे, शूटर थे, वो लोग रुके थे। लवलेश, सनी और अरुण, ये तीनों लोग 13 तारीख को यहाँ पे रात 8:30 बजे पहुंचे थे। रजिस्टर में 8:30 बजे का चेक इन किया उन्होंने और उसके बाद इस कमरे में वो तीनों लोग रहे थे। 15 तारीख को इन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया और उससे पहले 13 तारीख की रात से ही ये लोग लगातार रेकी कर रहे थे। उसी दिन असद का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद वो लोग यहाँ रात में 8:30 बजे पहुंचे थे। रेकी करने के लिए ये लोग एक एक करके जाते थे। कमरे के अंदर ये तीनों एक साथ रह रहे थे और जब रेकी करने जाते थे तो एक कातिल निकलता था, 2 बाकी अंदर रहते थे, फिर दूसरा जाता था और इस तरीके से एक एक करके ये तीनों लोग रेकी करने जाते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेकी करने के लिए ये लोग रिक्शे पर जाते थे ताकि किसी को शक न हो। इसके अलावा इन लोगों को जब पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछताछ की है तो इस कमरे से पुलिस को तमाम दस्तावेज और मोबाइल फोन मिले हैं। अतीक हत्याकांड के तीनों आरोपियों लवलेश, अरुण और सनी का पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द ही इस मामले में कोर्ट से अपील भी कर सकती है। 7 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक हत्याकांड के तीनों हमलावरों सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी से यूपी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कोर्ट से मिली रिमांड के बीच पुलिस हमलावरों से हत्याकांड की पूरी थ्योरी जानने की कोशिश में है, लेकिन बताया जा रहा है कि तीनों शूटर्स पुलिस की जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहे। तीनों शूटर्स पुलिस के सवालों का सही जवाब देने से बचने की कोशिश में है। पूछताछ में पुलिस को कुछ भी साफ नहीं बता रहे, इसलिए अब पुलिस शूटर्स के लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने पर विचार कर रही है। हालांकि इन दोनों टेस्ट के लिए पुलिस को शूटरों की अनुमति चाहिए। अगर ऐसा फैसला लिया गया तो पुलिस जल्द ही तीनों हमलावरों को कोर्ट में पेश कर पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन मांगेगी। लाई डिटेक्टर टेस्ट में अभियुक्त के रक्तचाप, धड़कन और सांसें जैसे अनेक शारीरिक गतिविधियों को माप के रिकॉर्ड किया जाता है। माना जाता है कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं सामान्य से हटकर होती हैं। मशीन हर एक उत्तर और प्रतिक्रिया को माप कर न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, जो ये बताता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। अतीक की दबंगई और गुंडागर्दी को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। अतीक ने जबरन पत्नी के नाम करवाया था एक कोल्ड स्टोरेज। 3 भाइयों को डराकर कोल्ड स्टोरेज पर कब्जा किया था अतीक ने। कोल्ड स्टोरेज से हर साल होती थी 2.5 से 3 करोड़ की इनकम। 2 साल पहले प्रशासन ने कोल्ड स्टोरेज को जमींदोज किया था। माफिया अतीक का कोल्ड बैंक कहा जाने वाला कोल्ड स्टोरेज आखिरकार एक समय में प्रशासन ने उसे ध्वस्त कर दिया था। ये माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर था। ये वही कोल्ड स्टोरेज है जिसे कहा जाता है अतीक की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो इसे गोल्ड बैंक कहती है। यानी कि यहाँ से तकरीबन साल भर के अंदर लाखों करोड़ों की कमाई होती है, क्योंकि यहाँ पर 1.25 लाख से लेकर 2 लाख के आसपास यहाँ पर किसानों की बोरियों का रखने का जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर किया गया था। फिलहाल बताया ये भी जाता है सूत्रों से कि यहाँ पर जो सरहद जिसका जिक्र अभी ये कर रहे थे स्थानीय लोग, कि उनसे यहाँ पर अतीक ने 4 भाई हैं, इसमें से एक भाई ने अतीक को दे दिया था अपना हिस्सा। 3 भाई जो हैं वो लिख नहीं रहे थे, जिसके बाद माफिया अतीक ने जबरन उनसे ये लिखवा लिया। ये इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज है कि ये बाईपास किनारे है। यहाँ से तमाम जितने किसान हैं, लाखों किसान जो हैं वो अपने यहाँ पर जो माल है, जो आलू, अनाज, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहीं पे कोल्ड स्टोरेज पर लाकर रखते थे। लेकिन माफिया का ये गोल्ड बैंक कहा जाने वाला गोल्ड स्टोरेज यानी कि कोल्ड स्टोरेज जो है वो यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। जब अतीक हत्याकांड पर एक तरफ जांच जारी है तो दूसरी तरफ सियासत भी परवान चढ़ रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अतीक हत्याकांड पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM सबसे ज्यादा बयानबाजी कर रही है। ताज़ा बयान AIMIM के मालेगांव से विधायक मुफ्ती इस्माइल का आया है। आप इस तरह अगर कोई फैसला करते हैं जो लाकानूनियत है, या यूँ कहा जाए कि आपने जो है डिक्टेटरशिप बना ली है, आपने जमहूरियत को किनारे करके हिटलर शाही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए और देश के लिए भला नहीं। और अगर आप ये चाहते हो कि 2-4 लोगों को मारकर आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खौफजदा कर दोगे या उन्हें मायूस कर दोगे, तो ये दीवाने की बड़ है और पागल का ख्वाब है, ऐसा कभी भी नहीं हो। वहीं अतीक की हत्या पर हो रही बयानबाजी पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा राज खुलने के डर से ही विपक्ष ने उसकी हत्या करा दी।
अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या करा। सवाल उठता है कि जब हत्याकांड पर कानून अपना काम कर रहा है तो भड़काऊ बयान देना कहां तक जायज है। वॉर जोन का रुख कर लेते हैं। विध्वंसक होने जा रहा है रूस यूक्रेन वॉर। अब अपने इलाकों को वापस लेगा यूक्रेन। नेटो चीफ का सनसनीखेज ऐलान, जल्द ही यूक्रेन शुरू करेगा बड़ा सैन्य ऑपरेशन। इस जंग ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। जो लोग यूक्रेन से पलायन नहीं कर सके वो कितनी दहशत में जी रहे हैं इसकी कल्पना की जा सकती है। जहां यूक्रेनी लोग हर पल इस जंग के खत्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेटो चीफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह जंग और विध्वंसक होने जा रही है। जर्मनी में नेटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन अब अपने इलाके को वापस लेने के लिए जल्द ही बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू करेगा। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन के पास अपने मिशन को हासिल करने के लिए अब वो सब कुछ मौजूद है जिसकी उसे जरूरत है। कुल मिलाकर उनका कहना था कि यूक्रेन के पास अब हथियारों की कोई कमी नहीं है। कब्जे वाले इलाके को छुड़ाने की सैन्य तैयारी पूरी कर ली है। कीव जल्द ही अपने इलाके रूस से वापस लेगा। अब यूक्रेन इन्हें वापस लेने की स्थिति में पहुंच चुका है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन पहुंच चुका है। अमेरिका और जर्मनी ने पैट्रियट सिस्टम दिया है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि नेटो से एक बार फिर हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन पहुंच चुकी है। ज़ैपोरिज़िया एटमी पावर प्लांट पर खतरा बढ़ गया है। एटमी प्लांट के पास हर रोज हो रही है फायरिंग। IAEA को प्लांट में गंभीर एटमी हादसे की आशंका लगातार सता रही है। यूक्रेन की ज़ैपोरिज़िया में छिड़ी ये जंग एक ऐसी तबाही की वजह बन सकती है जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। ज़ैपोरिज़िया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है, जहां ताबड़तोड़ बमबारी से न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीकेज का खतरा बढ़ गया है। प्लांट के पास विध्वंसक बमबारी से IAEA को प्लांट में गंभीर एटमी हादसे की आशंका सता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही ज़ैपोरिज़िया का एटमी प्लांट खतरे में है। रूस ने वॉर शुरू होते ही ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जा कर लिया था। यूरोप का सबसे बड़ा यह एटमी पावर प्लांट अभी भी रूसी कब्जे में है। हालांकि प्लांट में काम कर रहे ज्यादातर एक्सपर्ट्स यूक्रेनियन ही हैं। एटमी पावर प्लांट से कई बार रेडिएशन का खतरा भी पैदा हुआ। यूक्रेन जिन इलाकों को सबसे पहले मुक्त कराना चाहता है उनमें ज़ैपोरिज़िया भी शामिल है। ज़ैपोरिज़िया में कोई नई जंग एटमी प्लांट को गंभीर खतरे में डाल सकती है। रूस की मंजूरी के बाद IAEA टीम ज़ैपोरिज़िया प्लांट का निरीक्षण कर चुकी है, जहां बिजली सप्लाई में रुकावट और बमबारी से लीकेज का खतरा बढ़ गया है। वॉर जोन से बड़ी खबर एक और आ रही है। बाखमुत फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन में भीषण जंग हुई है। शहर के पश्चिमी इलाके में जबरदस्त फाइटिंग की जानकारी है। जमीन पर जारी जंग को रूसी एयरफोर्स से सपोर्ट मिल रहा है। पूर्वी यूक्रेन के बाखमुत में हालात बेहद खराब है। बाखमुत से कुछ किलोमीटर दूर सोलेडर पर कब्जे के बाद रूस को उम्मीद थी कि यहाँ पर कब्जे में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन करीब 4 महीने बाद भी बाखमुत पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। कब्जे की जंग में बाखमुत पूरी तरह तबाह हो चुका है। 70,000 की आबादी वाला बाखमुत आज वीरान पड़ा है। सड़कों पर ढूंढने से भी लोग नहीं मिलते। रिहायशी इमारतें खंडर बन चुकी हैं। दोनों पक्षों की बमबारी से बाखमुत जल रहा है। बाखमुत के ताजा हालात पर एक नजर डालते हैं। बाखमुत में जंग शुरू हुए करीब 9 महीने हो गए। यूक्रेन के खिलाफ रूसी फोर्स और वैगनर मैदान में है। रूस की ओर से दावा किया गया है कि करीब 70% हिस्से पर वैगनर फोर्स का कब्जा हो चुका है, लेकिन आपको बता दें कि वैगनर ने कई बार ऐसे दावे किए जो गलत निकले। बाखमुत पर अभी भी किसी का निर्णायक कब्जा नहीं। वॉर के दौरान बाखमुत में ही सबसे ज्यादा तबाही। शहर लगभग खाली है, इमारतें खंडर नजर आ रही हैं। बाखमुत शहर के पश्चिमी इलाके में जबरदस्त फाइटिंग जारी है। जमीन पर जारी जंग को रूसी एयरफोर्स से फुल सपोर्ट मिल रहा है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की ब्रिटेन को बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। ब्रिटेन को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। रूस का सदैव दुश्मन है ब्रिटेन। रूसी जज पर ब्रिटेन के प्रतिबंध से भड़के हैं मेदवेदेव और उसी पर उनका ये बयान सामने आया। रूस यूक्रेन जंग विनाशक होती जा रही है। रूस अब खुलकर पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़ा हो गया है। ब्रिटेन के रूसी जज पर प्रतिबंध लगाने के बाद दिमित्री मेदवेदेव भड़क गए और रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने ब्रिटेन को बड़ी धमकी दे डाली। ब्रिटेन को रूस का दुश्मन बताते हुए मेदवेदेव ने कहा कि रूस ब्रिटेन को कभी भी बर्बाद कर सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ब्रिटेन हमेशा से रूस का दुश्मन रहा है। रूस जब चाहे ब्रिटेन को समंदर में मिला सकता है। रूसी हथियारों के आगे ब्रिटेन कहां टिकेगा। ब्रिटेन जैसे कीचड़ को रसातल में भेज देंगे। मेदवेदेव ने कहा कि रूस
चुटकियों में ब्रिटेन का घमंड तोड़ सकता है। धमकी भरे अंदाज में मेदवेदेव ने कहा कि रूसी जज पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटेन ने अच्छा नहीं किया। आपको बता दें कि पुतिन विरोधी कारामुर्जा को जज ने 25 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सजा सुनाने वाले जज पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन ने जज की संपत्ति सीज करने और ब्रिटेन की यात्रा पर बैन लगाया है। इसके बाद से रूस ब्रिटेन पर भड़का हुआ है और उसे तबाह करने की धमकी दे रहा है। पुतिन के खास मेदवेदेव की जर्मनी को बहुत बड़ी धमकी। बर्लिन में परेड करेगी रूस की सेना। मेदवेदेव ने जर्मनी को दिलाई इतिहास की याद। जर्मन रक्षा मंत्री को मेदवेदेव ने दिया करारा जवाब। जर्मन रक्षा मंत्री ने रूस पर हमले की बात कही थी। रूस यूक्रेन जंग को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे तीसरे विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका और गहराती जा रही है। जंग की वजह से नाटो देशों और रशिया के बीच दुश्मनी की खाई और गहरी होती जा रही है। तनाव चरम पर पहुंच चुका है। पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने जर्मनी को धमकाते हुए कहा कि रूस की सेना बर्लिन में परेड करेगी। मेदवेदेव ने जर्मनी को इतिहास की याद भी दिलाई। मेदवेदेव का ये करारा जवाब जर्मन रक्षा मंत्री को था, जिन्होंने रशिया पर हमले की धमकी दी थी, जो रशियन सिक्योरिटी के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव को बर्दाश्त नहीं हुई। रूस की जमीन पर कीव का हमला सामान्य है। रूस पर हमले का मंसूबा पालने वाला जर्मनी ठीक से सोच ले। हमें जर्मनी के मिनिस्टर की सोच पर तरस आता है। लगता है कि उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा है तो इतिहास को याद कर लें, तैयार रहें। बर्लिन में आप हमारी परेड भी देख लेंगे। केरल में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले धमकी भरी चिट्ठी मिलने का मामला सामने आया है, जिसमें आत्मघाती हमलों की बात कही गई है। चिट्ठी मिलने के बाद केरल में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पूरी खबर 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी के केरल दौरे से पहले बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट सामने आया है। दावा है कि केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को कोची के एक शख्स से मलयालम में लिखी हुई धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसे उन्होंने केरल पुलिस को सौंप दिया था। Actually, we gave it to the DGP and police and the SPGs, IB and all are inquiring about that. पत्र में कोची के रहने वाले एनके जॉनी के सिग्नेचर बताए गए हैं। केरल पुलिस का दावा है कि जॉनी से इस मामले में पूछताछ के दौरान हैंडराइटिंग का सैंपल लिया गया, जो कि लेटर की हैंडराइटिंग से मेल नहीं खाता। जॉनी के मुताबिक हो सकता है कि किसी ने उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया हो। फिलहाल केरल पुलिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 49 पेज की रिपोर्ट तैयार कर पीएम की सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। लेकिन केरल की बीजेपी यूनिट इसे पीएम का दौरा रोकने के लिए केरल सरकार का षड्यंत्र बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को केरल दौरे पर जाएंगे, जहाँ उनका कोची में रोड शो और जनसभा करने का प्लान है। बड़ी खबर इस वक्त पुंछ आतंकी हमले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुंछ हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ था। बम में हाई एंड एक्सप्लोसिव लगा हुआ था। ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनआईए जांच के बीच आया ताज़ा अपडेट में कहा गया है कि पुंछ आतंकी हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ है। आतंकियों ने बीजी सेक्टर में आतंकी हमले के लिए कटरा हमले जैसा पैटर्न फॉलो किया था। खुलासे के मुताबिक पुंछ हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ। बम में था हाई एंड एक्सप्लोजिव। ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन मिले। बम लगाने के बाद गोलियां चलाई। स्टील बुलेट का भी इस्तेमाल हुआ। मिट्टी के तेल के अंश मिले। जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं। एनआईए को फैक्ट शीट सौंपी गई है। जांच में ये भी पता चला है कि सेना के ट्रक पर करीब 36 राउंड गोली चलाई गई थी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने हमले से जुड़े सभी सैंपल ले लिए हैं। खुफिया विभाग से जुड़े लोगों ने गृह मंत्रालय को ताज़ा हालात से अवगत करा दिया है। अब मौके पर सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। एनएसजी के करीब 2000 कमांडो सर्च ऑपरेशन पर हैं। साथ ही राष्ट्रीय राइफल्स करीब 12 कंपनियों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया है। पुंछ आतंकी हमले में 5 बड़े खुलासे हुए। बता दो आपको, हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि सेना की गाड़ी पर 2 ग्रेनेड फेंके गए थे। फ्यूल टैंक के पास आतंकियों ने एक आईईडी भी लगाई थी। साथ ही खबर ये कि पीओके में बैठे रफीक नाई से जुड़ रहे हैं। हमले के तार आईएसआई के इशारे पर घुसपैठ कराता रहा है आतंकी रफीक नाई। पुंछ आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के लगातार पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। हमले के बाद मौके से एनआईए ने जो सबूत जुटाए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले आतंकी संगठन इसके लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसके बाद सीमा पार बैठे आतंकियों के आका बेनकाब हो चुके हैं।
पुंछ आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा बलों ने अब तक 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है, जिसके बाद जांच एजेंसियों का दायरा पाकिस्तानी कनेक्शन की तरफ बढ़ चुका है। पूरे जांच का दायरा जो है वो अब बढ़ चुका है और अब यहाँ पर एसआई की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है ये जांच करने के लिए। कहीं इसके अंदर कोई और ग्रेनेड के अलावा कहीं कोई आईडी तो नहीं प्लांट की गई थी, ये भी जांच में किया जाएगा। फिलहाल एनआईए मौके वारदात से मिले सबूतों की गहन छानबीन कर रही है और सर्च ऑपरेशन के जरिए इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश पर फोकस किया जा रहा है, ताकि उनको शिकंजे में लेकर टेरर प्लानिंग का राज उगलवाया जा सके। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को अंतिम विदाई दी गई। ओडिशा के लाल का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा। पंजाब के मोगा पहुंचा शहीद कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर। लुधियाना में शहीद मनदीप को दी गई अंतिम विदाई। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के लिए शहादत देने वाले इन शहीदों के परिवारों में मातम का माहौल है। पुंछ आतंकी हमले में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है। शहीदों की एक झलक पाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। जयकारों के साथ लोगों ने शहीदों को अंतिम विदाई दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी और किसी भी सूरत में देश का बंटवारा नहीं होने देंगी। देश का संविधान बदल दो, जो भी मर्जी करते हैं, फिर एनआरसी लेके आया। एनआरसी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिए गए इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। ईद के मौके पर कोलकाता में ममता दीदी ने कहा कि वे बंगाल में शांति चाहती हैं और देश में बंटवारा नहीं चाहती। हम लड़ेंगे, हम हिम्मत से काम करेंगे, लेकिन हम नहीं डरेंगे। बिहार बंगाल नहीं है। यूपी में अब और रोज मरता है, और रोज बिकता है। बिल्किस का केस में सबको छोड़ दिया। इंसान तो वही होता है जो सबके लेके चलता है। देश का लीडर कैसा होता है? पूरा देश का जो लीडर होता है, ऐसा तोड़ फोड़ के लीडर नहीं हो सकता है। ममता दीदी के निशाने पर बीजेपी थी। ऐसे में बीजेपी की ओर से ममता के बयान पर पलटवार होना लाजमी था। नहीं, किससे लड़ना है उनको? मेरा तो लगता है बीजेपी से उनको लड़ना है, एजेंसी से लड़ना नहीं। उनको आगे जाके भी बीजेपी से ही लड़ना है। वहीं आरजेडी ने ममता बनर्जी के बयान का खुलकर समर्थन किया है। ममता ने ये भी कहा कि संविधान बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। वो एनआरसी लाए, मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। महाराष्ट्र से अगली खबर। एनसीपी में घमासान के बीच अजीत पवार ने जताई सीएम बनने की इच्छा। 2024 में सीएम पद का दावा करने की जरूरत नहीं, मैं अभी भी दावा कर सकता हूं, अजीत पवार ने कहा। अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है, ये संजय राउत कह रहे हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, संजय राउत का यह बयान। एनसीपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार पर लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अजीत पवार के एक बयान ने राजनीतिक सरगर्मी और ज्यादा बढ़ा दी है। अजीत पवार ने सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। एक कार्यक्रम में उनसे सवाल किया गया कि क्या वो 2024 में मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करेंगे, तो अजीत पवार ने कहा, 2024 में मुख्यमंत्री पद का दावा करने की क्या जरूरत है, मैं अभी भी दावा कर सकता हूँ। 2024 का इंतजार क्यों करना। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे, तो अजीत पवार ने कहा कि 100% पसंद करूंगा। जलगांव पहुंचे संजय राउत से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अजीत पवार में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री व्हायला कोणाला आवडणार नाही आणि अजितदादा पवारांमध्ये क्षमता आहे मुख्यमंत्री होण्याची, अनेक वर्ष राजकारणामध्ये आहे। इसके अलावा पुणे की सड़कों पर अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए, जिनमें उन्हें जनता के मन का मुख्यमंत्री बताया गया। वहीं कर्नाटक चुनाव प्रचार के लिए एनसीपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिससे अजीत पवार का नाम गायब है। ऐसे में ये साफ है कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं है। मनरेगा का दिहाड़ी सिस्टम हो रहा है डिजिटल। 1 जुलाई से आधार से लिंक होगी मनरेगा की दिहाड़ी। अब एबीपीएस के जरिए सीधे बैंक खातों के जरिए होगी मजदूरी का भुगतान। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा देश के ग्रामीण इलाकों में मजदूरों के रोजगार का सबसे बड़ा जरिया मानी जाती है। लेकिन अब मनरेगा स्कीम पूरी तरह डिजिटल होने वाली है। आने वाली 1 जुलाई से मनरेगा में मजदूरी का पेमेंट सिस्टम पूरी तरह आधार से लिंक होने वाला है। केंद्र सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी एबीपीएस को 1 जुलाई से लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों को एबीपीएस पर स्विच करने को कहा है। देश में करीब 14.25 करोड़ एक्टिव मनरेगा मजदूर हैं,
जिनमें 95.4% आधार से लिंक हो चुके हैं। अभी तक राज्य सरकारें अलग अलग पेमेंट मोड के जरिए मनरेगा की दिहाड़ी का भुगतान करती हैं। ABPS को पहले फरवरी से ही लागू करना था, लेकिन कई राज्यों के विरोध के चलते ऐसा नहीं हो सका। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का विरोध करने वालों का तर्क है कि तकनीकी खामियों की वजह से कई लोगों की दिहाड़ी रुक जाएगी। लेकिन अब तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने इसे 1 जुलाई से लागू करने का मन बना लिया है। मनरेगा केंद्र सरकार की योजना है और उसके लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को बजट आवंटन होता है। तमिलनाडु में एक बिल पास होने से विवाद शुरू हो चुका है। बिल के पास होने से ड्यूटी के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कई राजनीतिक पार्टियों के विरोध के बावजूद तमिलनाडु विधानसभा में फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित हो गया। इस बिल के पास होने से तमिलनाडु के कारखानों में कर्मचारियों के काम के घंटे 8 से बढ़कर 12 घंटे तक किए जा सकेंगे। डीएम के सहयोगी CPI, CPM और VC के समेत कई राजनीतिक दलों ने बिल का विरोध करते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था। कानून का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों का कहना है कि इस कानून की आड़ में कर्मचारियों का शोषण होगा और उन्हें ज्यादा घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु के उद्योग मंत्री थंगम थेनारासू ने कर्मचारियों के शोषण की आशंका को खारिज करते हुए कहा, कर्मचारियों के लिए हफ्ते में कुल काम के घंटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक हफ्ते में कर्मचारियों से कुल 48 घंटे काम कराया जा सकता है। काम के घंटे बढ़ाने के लिए श्रमिकों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को अब हफ्ते में 4 दिन काम करना और 3 दिन की छुट्टी लेने का विकल्प मिलेगा। उन कारखानों पर एक्शन होगा जो अपने कर्मचारियों को उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करेंगे। भोपाल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, हिंदुओं को शास्त्र और शस्त्र दोनों की जरूरत है। सभी सनातनी जाग जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। हनुमान जी शास्त्र है, रामचरितमानस में अंगद शस्त्र है और वर्तमान में भारतीय हिंदुओं को भी शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। सनातनियों को भी दोनों की ही आवश्यकता है कि माला और भाला, माला भाला को मारवे नहीं, आत्मरक्षा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता ये हम नहीं करे। हमारे तो देवी देवता माला और भाला दोनों रखते हैं। पागलों, अब जातिवाद का नाता तोड़ना पड़ेगा और हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कौन कौन जातियों को अलग करके एक होने के संकल्प में है? हाथ उठाओ, बुजदिल न उठाइए, जो बुजदिल हो वो नहीं उठाना। पक्का जोर से बोलो, क्या चाहते हैं कि जातिवाद ना फैले, एकता करवाना चाहते? जोर से तो बोलो। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं और कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। इसरो ने अंतरिक्ष में कामयाबी की एक और उड़ान भर ली है। PSLV C55 के जरिए सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने एक और बड़े मिशन पर PSLV को लॉन्च किया है। इस मिशन में सिंगापुर के 2 सैटेलाइट टेलियोस 2 और ल्यूमलाइट 4 कामयाबी से लॉन्च किए गए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इन सैटेलाइटों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। इन दोनों सैटेलाइट के साथ पोएम भी उड़ान भरेगा। पोएम अंतरिक्ष के वैक्यूम में कुछ टेस्टिंग करेगा। ये PSLV की 57वीं उड़ान थी। टेलियोस एक रडार सैटेलाइट है। इसे सिंगापुर के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी ने तैयार किया है। ये सैटेलाइट अपने साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार लेकर गया है, जिसकी मदद से सैटेलाइट को दिन रात मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। वहीं दूसरी सैटेलाइट ल्यूमलाइट 4 है, जिसे सिंगापुर के इन्फोकॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर की साझेदारी में बनाया गया है। इसका लक्ष्य सिंगापुर की नेविगेशन समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसका वजन 16 किलो है। इस मिशन को टेलियोस 2 मिशन नाम दिया गया है। इस लॉन्चिंग के साथ ही ऑर्बिट में भेजे गए विदेशी सैटेलाइट की कुल संख्या 424 हो गई है।